हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, हम लोग कंटिन्यू अनसॉल्व कर रहे हैं। तो सेट 3 ख़त्म हो गया, अब बारी आ गई है सेट 4 की। ठीक, तो हम लोग सेट 4 को करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए और कैसे इसको सॉल्व करना है, इन चीज़ों को अच्छे से फोकस करिए। तो सेट 4, ठीक, जिसका पार्ट फर्स्ट है। ठीक, तो इसको हम लोग अच्छे से करने वाले हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सीधे से चलते हैं अपने कंडीशंस पे, सॉरी, पेपर पे। तो सेट 4 है और पेपर कौन सा है ये देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई। तो सेट 4, ठीक, सेट 4 के नाम से रहेगा क्योंकि हमारे पास केवल पेपर है। ठीक, तो पेपर में 346 कोड है और FW इसका जो है कोड है। ठीक, संकेतांक है। तो आप लोग अपने अनुसार में मिला लो कि FW कौन सा सेट है। ठीक, बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंट्रैक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा पूरा पूरा। ठीक, सभी प्रश्न अनिवार्य रहते हैं और आपका प्रश्न पत्र जो होता है 5 खंड में है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या। ठीक, आज होते ही बहुविकल्पी होते हैं जिनमें एक नंबर का होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, इसमें चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत बार आया है। क्या होता है? B=, आपको पता है, F/IL होता है। ठीक, ये हो गया। तो बल का हो गया न्यूटन, नीचे हो गया एम्पियर मीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। न्यूटन मीटर की पावर -1, एम्पियर की पावर -1। ठीक, अगला है खाखंड। इसका न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें, ठीक, तो आपको मैंने फार्मूला बता रखा है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम ला देते हैं। ये देखिए आपके सामने हो गया पेपर्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, आपके पास जो फार्मूला होता है R= क्या होता है, R0/A⁴ ठीक, ये फार्मूला मैंने बता रखा है। नाभिक की संरचना उस टॉपिक में है। ठीक, तो आर जो होता है हमारा अनुपात होता है, अनुभाविक नियतांक होती है जिसकी वैल्यू नियत होती है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो त्रिज्या है वो द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास जो गिवन है, तो इसमें दो पदार्थ है। एक है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है ना, Al, और इसकी वैल्यूज़ जो दिया गया, कितना दिया, 13 × 27। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें A1 की वैल्यूज जो होगी वो कितना मिल जाएगा, 27। और अगला हमारा है T, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 52, और परमाणु भार जो है वो 125 है। तो हमें A2 की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड कर लेंगे जिसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 125। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, R2/R1 क्या हो जाएगा, A2/A1 और पूरे की पावर 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, R2/R1 A2 की वैल्यूज़ हो गया 125 भागे A1 की वैल्यूज़ है 27 और पूरे की पावर क्या होगी, 1/3। ठीक, अब इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और पूरे की पावर हो जाएगी 1/3। ठीक, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 5/3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3 हो गई। ठीक, तो ये हो गया R2/R1। R1 की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। R1 की वैल्यूज़ कितना दिया गया, 36 फर्मी। ठीक, तो इसके प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 फर्मी है, 39। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R2 हो गया 5 × 3.6/3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 12 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 यानी 6 फर्मी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 6 फर्मी। ये राइट आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण निम्नलिखित किस लक्षण के नियम का पालन करता है? तो इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, तो आइंस्टीन का जो नियम होता है, वैद्युत समीकरण होता है, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है, यदि LCR परिपथ में VL, VR, VC तथा V0 क्रमशः प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टमीटर के पाठ्यांक हैं तब। तो इसमें हम लोगों ने निकाला था कि परिणामी जो होता है वो क्या होता है, परिणामी का स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है प्रेरकत्व और संधारित्र में जो मतलब ग्रेटर देन होता है उसके जो है वोल्टेज का जो अंतर होता है उसका स्क्वायर प्लस प्रतिरोध का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर है, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख सही है जहां N1 माध्यम का तथा N2 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, N1 ग्रेटर देन N2। तो इसमें राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, समान पदार्थ के दो ठोस घनों के भुजाएं क्रमशः L तथा 3L हैं, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? ठीक, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात, यहाँ पे अगर हम कंडीशन निकालेंगे तो क्या होगा, अगर रिलेशन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, R = होता है यहाँ पे हमारा कंडीशन जो हो जाएगा ρL/A। ठीक, तो यहाँ से कंडीशन निकाल के जब रखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना, 3:1। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे आपके MCQ क्वेश्चंस, इनमें कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है ना, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा मिस है, ये जो धारा की डायरेक्शन है वो इस दिशा में है। ठीक, तो इसको सही कर लेना, और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो कैसे फाइंड करोगे आपको पता ही है। ठीक, क्योंकि आपको पता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, सिग्मा I = क्या होता है, 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, I + 6 एम्पियर अंदर की तरफ आ रही है, 10 एम्पियर बाहर की तरफ जा रही तो -10 हो जाएगा, 3 अंदर की तरफ जा रही तो +3 हो गया, और फिर 3 माइनस ये हो जाएगा, = कितना हो जाएगा, 0। ठीक, ये हो गया आपका 0। इसके बाद यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो ये आपका बन जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा I = 10 में से 6 माइनस हो जाएगा तो -4, और -4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया कितना, 4 एम्पियर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। ठीक, नेक्स्ट है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेंस नहीं होगा, यहाँ लेंज होगा। ठीक, क्या होगा, लेंज होगा। ठीक, लेंस का नियम नहीं होता भैया, लेंज का नियम होता। ठीक, तो लेंज का नियम क्या है, तो आइए देखते हैं लेंज का नियम क्या है और समझते हैं। तो लेंज का नियम, तो लेंज ने क्या बताया था, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है। ठीक, अब लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ये ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लेंज का नियम किस जो है संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चंस क्या है भाई, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगला है, पीएन संधि में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है, यानी पीएन संधि में जो अवक्षय परत होता है वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। ठीक, क्या होता है, तो अवक्षय परत पीएन संधि के दोनों ओर उस परत को अथवा पीएन संधि के पर बनी धाता व ग्राही आयनों के परत को अवक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है, यानी इस परत में किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया। चलिए हम फिर से आते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस अगला क्या कह रहा, आप देखिए भाई, न्यूमेरिकल्स हैं। क्या कह रहा, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 अंश है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं और
कैसे सॉल्व करना ये देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम गिवन दैट को देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। ठीक, तो गिवन दैट, ठीक, तो ध्यान दीजिए गिवन दैट में हमारे पास n की वैल्यूज़ दे दी गई है √3 और आपतन कोण भी दे दिया गया है। ठीक, क्या दे दिया गया, जबकि आपतन कोण, ठीक, तो आपतन कोण भी हमारे पास गिवन है। तो I = भी 60 डिग्री। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, अपवर्तन कोण की गणना करना है। ठीक, तो किसके नियम से लगाओगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या होता है, n = sin I/sin r। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ रख दो, तो इसकी वैल्यूज़ हो गई √3 = sin I का मान हो गया 60 अंश भागे sin r, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हो गया कितना, √3 = sin 60 का मान होता है भैया √3/2 और नीचे कितना हो गया sin r। √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दियो तो ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा sin r यहाँ हो गया 1/2। अब साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है, तो आपको पता है साइन 30 अंश की वैल्यूज जो होती है वो कितनी होती है 1/2। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन r = साइन 30 अंश, साइन ऑफ साइन कैंसिल हो जाएगा तो r = कितना होगा 30 डिग्री। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन इस तरह से दे देंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व कर लो। ठीक है ना, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, ठीक, क्या कह रहा है, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दे दिया गया। ठीक, तो इस क्वेश्चंस का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करना है और आराम से इसको हल कर सकते हैं। ठीक, तो क्या इसमें दिया है ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक, तो चलिए आ जाइए भाई, इसको आराम से देखते हैं। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चंस। तो क्या कह रहा है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, आयाम यानी कि B0 की वैल्यूज दे दी है। तो ये हमारा गिवन में आ जाएगा, गिवन दैट। ठीक, तो B0 = दे दिया गया 510 नैनो टेस्ला दिया है। सबसे पहले इसको चेंज कर लो, तो B = हो जाएगा 510 × 10⁻⁹ और ये किस में हो गया टेस्ला, क्योंकि आपको पता है 1 नैनो टेस्ला = कितना होगा 10⁻⁹ टेस्ला। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम, तो चूंकि आपको पता है A0/V0 = क्या होता है C, तो हमें किसकी वैल्यूज़ निकालना है E0 को, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, जहाँ C क्या होती है प्रकाश की चाल और इसकी वैल्यूज़ कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक, तो चलिए हम इसको करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो E0 = कितना होगा V0 × C, और जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो V0 की वैल्यूज़ हो जाएगी हमारे पास कितना 510 × 10⁻⁹ और C की वैल्यूज़ हो गया 3 × 10⁸। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 शून्य 0, 3 1 कम 3, 3 5 15 गुणे 10⁻⁹ में से घट जाएगा माइनस का 1, 1 0 इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो E0 = हो जाएगा 153। ठीक, वोल्ट प्रति मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ये हो जाएगा। ठीक, 153 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा, अनुचुंबकीय तथा लौहचुंबकीय पदार्थ में मुख्य अंतर क्या है। ठीक,
तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो अनचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो शून्य होती है, शून्य से तनिक अधिक होती है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती कई सौ अथवा हजार गुना जो है होती है, ठीक। दूसरा है अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ जो है केवल ठोसों में होता है। लौह चुंबकत्व केवल ठोसों में होता है और अनुचुंबकत्व जो होता है ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में होता है, ठीक है ना। तो ये हो गए इसके प्रमुख अंतर, ठीक। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, ठीक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए आ रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड का खंड है ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम ऊर्जा बैंड के बारे में जान लेते हैं कि ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, ठीक। तो जैसा कि हमने आपको बता भी रखा है, आइए देख लेते हैं। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों के समूह को कहते हैं। यानी ऊर्जा बैंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर होते हैं उनके समूह को ही ऊर्जा बैंड कहा जाता है, ठीक। जब कोई परमाणु एक साथ मिलकर ठोस बनाते हैं तो उनके ऊर्जा स्तर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और ऊर्जा बैंड का रूप ले लेती है, ठीक। और इसी से ऊर्जा बैंड का निर्माण होता है, ठीक। अब ठोसों में ऊर्जा बैंड जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। तो संयोजी बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड वे बैंड होते हैं जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर आपको संयोजी बैंड की डेफिनेशन आ जाए लिखने के लिए तो आप इसकी डेफिनेशन लिख देना कि वह बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम संयोजी बैंड कहते हैं। और चालन बैंड क्या होता है, तो वह बैंड जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस पे। तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। यानी जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था तो उससे क्या क्या निष्कर्ष निकले, हमें उनके बारे में जानना है, ठीक। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परमाणु के अंदर ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, ये एक निष्कर्ष निकला था, ठीक। दूसरा, परमाणु के अंदर धनात्मक आवेश बहुत कम जगह घेरता है। तीसरा निष्कर्ष था परमाणु के अंदर एक बहुत छोटा सा जो है स्थान केंद्रित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अगला था परमाणु के अंदर ज़्यादातर द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। और फिफ्थ नंबर पे था परमाणु के अंदर का समस्त धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, ठीक। तो ये थे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के निष्कर्ष, ठीक। तो इस तरह से हम इसके निष्कर्ष को लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान प्राप्त हो तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ठीक। तो अगर इसको हम थ्योरी के रूप में देना चाहें तो बहुत शॉर्ट रूप में ही दे सकते हैं। देखिए क्या लिखना है आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संगत दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम होता है, ठीक। कैसे, अगर बात आए कैसे, तो आइए देखते हैं कैसे इसको। तो आपको पता है अब इनकी दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है वो समान है, ठीक है ना, किसकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो लेमडा। और आपको पता है लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू होता है h/√2m/k, ठीक। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे भाई जैसा कि क्वेश्चंस में कहा गया कि दोनों के तरंगदैर्घ्य समान होते हैं तो लेमडा p इक्वल टू लेमडा n लिख दिया, ठीक। अब लेमडा की वैल्यूज जब यहाँ पे रखेंगे तो भाई प्रोटॉन को p से प्रेजेंट करेंगे तो h/√2m/p है ना, ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है आपको, h से h क्या कर देना, कैंसिल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा √2mp के इंटू 2mn के, ठीक। तो इस फॉर्म में लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे क्या बनेगा, मतलब दोनों ओर वर्क कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो कंडीशंस होगा भाई, √2 इधर भी है, √2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा और दोनों ओर क्या कर देना है, स्क्वायरिंग कर देना। तो जब दोनों ओर वर्क कर देंगे तो रूट हट जाएगा हमारा, ठीक। और रूट हट जाएगा तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा वो क्या होगा, MP/Kp इक्वल टू Mn/Kp, ठीक। अब दोनों की गतिज ऊर्जा है तो समान ही, इसमें तरंगदैर्घ्य समान ही दिया गया है
तो आपको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन ध्यान रखना कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मतलब जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, वो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हमारा जो है एमपी मतलब द्रव्यमान में अगर रिलेशन, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी भाई, यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारा क्या निष्कर्ष निकलेगा, एम पी अपान एम एन इजकल टू का हो जाएगी के एन अपान क्या बन जाएगा, के पी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से क्या होगी, अधिक हो जाएगी। ठीक, तो ये इसका अगर हम व्याख्या करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो जैसा आपको सुविधा लगे वैसे इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन भाई न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो जैसा कि आपके क्वेश्चंस में दिया गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसको हम आराम से हल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हल कर सकते। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस में क्या दिया है इस पे फोकस करते हैं। ठीक, तो चलिए, तो पहले तो हम गिवन दैट निकाल लेते हैं, गिवन दैट क्या क्या दिया है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ा जाता है। एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, उसी बैटरी में एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए भाई, इसकी दो स्थितियां बन रही। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। केस फर्स्ट में क्या है कि ये कोई हमारा जो है सर्किट है, और इसकी जो प्रतिरोधकता है अगर हम R1 से प्रेजेंट करें तो इसकी प्रतिरोध है 4 ओम, और इसमें जो सेल लगा हुआ है, ठीक, उससे हम करंट, और इस सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है यानी कि आंतरिक प्रतिरोध वो R है, और अगर हम सेल की वैल्यूज दिखा दें तो चलो सेल ई से प्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये है, तो ये प्लस हो गया है माइनस। ठीक, ये केस फर्स्ट हो गया। ठीक, अब इसमें जब वो कर रहे हैं तो इसमें कुछ धारा बह रही है, हमने मान लिया I1, तो I1 इक्वल टू का हो जाएगी ई अपान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस स्मॉल r। तो जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपान 4 प्लस स्मॉल r हो गया। ठीक, अब आ जाओ इधर, केस सेकंड क्या कह रहा, तो केस सेकंड इसमें आते हैं। तो केस सेकंड में क्या कहा जा रहा है, अब देखो अगर इसकी हम सर्किट की बात करें तो ये सर्किट कुछ इस तरह से R2, और इसकी अब 9 ओम का प्रतिरोध लगा, और फिर से सेल वही। ठीक, फिर सेल वही हमारा इसमें करंट फ्लो कर रही है, और ये स्मॉल r हो गया, ये ई हो गया, ये प्लस माइनस ये हो गया। ठीक, तो अब अगर इसमें हम प्रवाहित धारा की वैल्यूज निकालें तो I2 हो जाएगी, और इसका हो जाएगा ई अपान 9 प्लस स्मॉल r हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि आपके देखो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है ना, समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो ऊष्मा प्रवाह की दर है, ठीक है ना, वो क्या है, H1 इक्वल टू H2। ठीक, और आपको पता है H की वैल्यू जो होती है, H इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है I स्क्वायर R T। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा, I1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा R1 इंटू टी, क्योंकि टाइम समान है, यहाँ हो जाएगा I2 स्क्वायर R2 इंटू टी हो जाएगा, टी से टी हो जाएगा कैंसिल। तो I1 की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ई स्क्वायर अपान 4 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू R1 यानी कि 4 इक्वल टू R2, यानी ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपान 9 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू R2 की वैल्यूज़ हो गया 9। ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 9 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यूज़, ध्यान दीजिए, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 9 प्लस r और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 4 प्लस स्मॉल r और पूरे का
होल स्क्वायर। तो स्क्वायर समान है तो आधार की हम कंपेयर कर देंगे, तो 2 से ब्रैकेट खोल दो, तो 9 दूना 18 प्लस 2r इक्वल टू 3 चौके 12 प्लस 3r। ठीक, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 12 और ये इधर जाएगा तो 3r माइनस 2r। ठीक, तो यहाँ से माइनस कर दो तो r इक्वल टू कितना हो जाए 6 ओम। ठीक, तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है डी। ठीक, आप ध्यान दीजिए, एक तरह से ये हमारा क्या है, डेरिवेशन है। तो इस डेरिवेशन को कैसे करना है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे से इसको कर भी रखा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा। आवेश Q को R तथा कैपिटल R त्रिज्याओं के 2 संकेंद्री खोखले गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है। जैसे मान लो एक गोला ये हो गया, ठीक, और दूसरा गोला ये हो गया, ये हो गया। ठीक, इसका अगर हमने मान लिया केंद्र O है और इसकी रेडियस जो है स्मॉल r है, और ये हो गया आपका कैपिटल R जिसे हम R से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो क्या है, Q1 है, और इस पे चार्ज Q2 है। ठीक, तो अगर हम इसके टोटल चार्ज की बात करें तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि कैपिटल Q को ही वितरित किया जा रहा है, यानी कैपिटल Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इस प्रकार वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश का जो पृष्ठ घनत्व समान हो। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से भाई, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस में ये कहा जा रहा है कि इनका जो सरफेस चार्ज, ठीक है ना, है वो कितना समान हो। ठीक, तो भाई प्रश्न के अनुसार ये हो रहा कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2। ठीक, और आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपान ए मतलब कितना हो गया, स्फेयर का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो भाई इसकी रेडियस हमारा जो है वो कितना दिया गया है, स्मॉल r, और इसकी रेडियस है कैपिटल R। तो भाई अगर हम इसके लिए यूज़ करेंगे तो क्या लिखोगे, Q1 अपान कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, और इसके लिए यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए हो गया Q2 अपान इसकी वैल्यूज हो गई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से हमारा एक रिलेशन बन जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, स्मॉल r स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर इंटू Q2, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ये देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, ये हो गया ऐसे। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, अब इस Q1 की वैल्यूज कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर तो जब Q1 का मान रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इक्वल टू Q1 के प्लेस पे जब इसकी वैल्यूज रख दिया जाएगा तो R स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर इंटू Q2 प्लस Q2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम Q2 को कॉमन कर लें तो Q2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस कैपिटल R और स्मॉल r इंटू कैपिटल इक्वल टू कैपिटल Q। तो यहाँ से Q2 की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी, इसका एलसीएम लेके R बराबर कर लो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपान नीचे क्या हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफ़र होके जा रहा है। ठीक, तो एक मिनट थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक, ये आपका हो गया Q2, यहाँ जब हर बराबर करोगे तो क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल Q। अब इसको ट्रांसफ़र कर दो, तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान दीजिए, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q कैपिटल R स्क्वायर अपान कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक,
ये Q2 की वैल्यूज़ हो गई। अब इस Q2 का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दो। ठीक, तो चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, Q1 की वैल्यूज़ में मिल जाएगी कितनी, आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर इंटू Q2 की जगह ये हो गया कैपिटल Q, कैपिटल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल आर अपान कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, केंद्र पर वैद्युत विभव, ठीक है ना। तो परिणामी विभव, परिणामी विभव, तो विभव की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, V इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2। ठीक, तो जब यहाँ पे मान रखेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान कैपिटल R, यही तो होगा। अब हम क्या करते हैं, ये कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन। तो कैपिटल Q1, तो Q1 की जगह हम Q1 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो Q1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो कैपिटल Q स्मॉल आर अपान नीचे हो जाएगा स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस यहाँ इसकी Q2 की वैल्यूज, तो Q2 की वैल्यूज ये दिया गया। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल Q कैपिटल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, तो एक आर से एक आर कट गया, यहाँ कैपिटल आर से एक कैपिटल आर कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, क्यू कॉमन कर लीजिए। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू भी हम ले लेते हैं बाहर कॉमन। तो ऊपर हमारा हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए ऊपर हो गया कितना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और नीचे क्या हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस डेरिवेशन को हम कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सब सिंपल ही होते हैं। ठीक, इस तरह से इस डेरिवेशन को कर लेना है। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इन तरंगों के दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं और इनको कैसे हम लिखेंगे। ठीक, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे हैं जो विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्रों के दोलन परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक है ना, क्या होगा, चल सकती हैं, चल सकती हैं। ठीक, अब इनके जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था ना, क्या कह रहा है, तो दो अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो अभिलक्षण में पहला हो गया इसका अभिलक्षण वेग। ठीक, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही होता है, प्रकाश की चाल से ही चलती हैं। दूसरा इनका जो अभिलक्षण है ध्रुवण, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे ध्रुवित हो सकती हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के दोलन एक निश्चित दिशा में हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारा वाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, तो ये डेरिवेशन मैंने करवा रखा है आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग बढ़िया अच्छे से इसको कर लीजिए। ठीक, और ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम बता देंगे। ठीक है ना। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, तो बायो सेवर्ट के नियम में जो आपने फाइंड कर रखा है, डी बी इक्वल टू क्या होता है, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, और इसकी सहायता से आपने एक डेरिवेशन कर रखा है, बी इक्वल टू क्या होता है, μ0
एन आई आर स्क्वायर अपान 2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, कुछ इस तरह से डेरिवेशन किए हो। ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ठीक, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। ठीक, तो डेरिवेशन एक बार करके देख लीजिए, अगर ना आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो डेरिवेशन भी हम बता देंगे। ठीक है ना, बट एक बार आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन तो लगभग लगभग बुकों में मिल जाता और सभी को बताया भी जाता, तो ये डेरिवेशन सब लोगों को पता होगा। तो एक बार हम फिर से कह रहे हैं, अगर आप लोगों को ना बताया गया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर इसका प्रूफ भी बता देंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं। ठीक, तो बताइएगा ज़रूर। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर, तो इस डेरिवेशन को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब 4 के घ की तरफ चलते हैं, तो 4 का घ क्वेश्चंस क्या है ये देखिए, ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल तो हम सभी सॉल्व ही करेंगे, 100% न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। डेरिवेशन में जो डेरिवेशन आप कर सकते हो या कोई नया डेरिवेशन मिलेगा तो उसको हम बता देंगे, नहीं तो जो कर सकते हो बाकी जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको भी बता दिया जाएगा। ठीक, अगर नहीं है तो हम कल के वीडियो में बना देंगे, बट टाइम थोड़ा शॉर्टेड है इसलिए समय लग जाता है, तो इसको हम कल बता देंगे कल के वीडियो में। ठीक, तो कल के वीडियो में पहले इसका डेरिवेशन कर देंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। ठीक, तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू के बीच ग्राफ प्रदर्शित है। तो भाई आपके सामने ग्राफ दे दिया गया है, अब इस ग्राफ से हमें क्या करना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चंस कह रहा है और कैसे हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पेज आ गया है। ठीक, ये इस तो किनारे लगा दिया है मैंने, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो भाई ग्राफ देखते रहिए, इसीलिए इसको ग्राफ है ना बना हुआ है। ठीक, तो कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखिए ये हमारी फ्रिक्वेंसी को प्रेजेंट कर रही है और ये जो है गतिज ऊर्जा को प्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो हमारी लाइन है वो किसको 3 पॉइंट पे जो है डिवाइड कर रही है, तो यही हमारी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। तो नंबर फर्स्ट आपको जो निकालना है क्या, देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति की जो वैल्यूज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, न्यू ज़ीरो इक्वल टू कितना 3 इंटू 10 की पावर। अब न्यू की वैल्यूज ये हो गया 10 की पावर कितना दिया गया 14। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 14 और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, एच जेड। ठीक, तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमसे पूछा गया है कार्यफलन। ठीक, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कार्यफलन। कार्यफलन तो आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है एच न्यू ज़ीरो। ठीक, तो ये हो गया, तो इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, सॉरी 34 होती है, और न्यू की वैल्यूज हो गया 3 इंटू 10 की पावर 14। ठीक, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 1 19, एक अंक बाद दशमलव ये लग गया, गुणे 10 की घात 34, वहाँ से 14 घटा देते हैं 0 और 3 में से 1 गया 20। ठीक, ये हो गया। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो W इक्वल टू इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देना। ठीक, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 8 1 कम 8, एक बचा। ठीक, कितना हो गया 8 दूना 16, और फिर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
प्लांक नियतांक। ठीक, तो प्लांक नियतांक आप ध्यान देना, आप इसकी वैल्यूज मत रख देना, इसको आप इसके ग्राफ के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको आपको ऐसे नहीं रख देना कि इसकी वैल्यूज रख देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो प्लांक नियतांक, ठीक है, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक कैसे निकलता है, जो आपका ग्राफ होता है इसका स्लोप ही इसका नियतांक होता है, यानी h इक्वल टू क्या होगा, इसका ढाल हो जाएगा। ठीक, ढाल, और ढाल की वैल्यूज आपको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, h इक्वल टू हो गया, तो लंब देखिए कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 पे। ठीक, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻19। ठीक, ये आपका एंगल है, तो ये हो गया लंब। और आधार कितना हो गया, तो भाई आधार में हम देख रहे हैं इसकी वैल्यूज 3 से 0 है ना, तो कितना हो गया 3 माइनस 0। अब फ्रिक्वेंसी जो है हमारी वो कितनी है, 10⁻14। तो h इक्वल टू हो गया भैया 2/3 इंटू 10 ये ऊपर जाएगा 9 4 13 और 1 1 2 1 3 माइनस का 33। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो भाई पॉइंट लगाएंगे, 3 छंग 18। ठीक, और फिर हो जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा 10⁻−33। तो इस पॉइंट को इधर खिसका ले जाओ, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू कितना 6.6 इंटू 10⁻34। तो यही तो हम लोग रखते आ रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यूज़। ठीक, इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं और अच्छे से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, ध्यान दीजिए। और ये हमारे इस आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये भी एक प्रकार से आपका क्या है, न्यूमेरिकल ही है, और न्यूमेरिकल ही है। तो सबसे पहले क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक। तो अन्योन प्रेरण गुणांक यानी कि m इक्वल टू होता है क्या, N2φ2/I1। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, दो पास पास स्थित कुंडलियों का स्वप्रेरण गुणांक, सॉरी अन्योन प्रेरण गुणांक कुंडलियों में फ्लक्स ग्रंथिका, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के संख्यात्मक मान के बराबर ही होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर से ध्यान दे लो, दो पास पास स्थित कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब इसे हम किसे प्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम आई से भाई m से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब इसके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व करना वो ध्यान देना। ठीक, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा I इक्वल टू 10 sin 100πt एम्पियर, ठीक, और इसके बाद इसकी वैल्यूज दे दी गई हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या दिया है, धारा यानी कि I इक्वल टू 10 साइन, और फिर यहाँ दिया गया 100πt। ठीक, ये दे दिया गया है। और साथ में क्या कह रहे हैं, द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल E मैक्सिमम इक्वल टू भी दे दिया गया, कितना 5π, ठीक, वोल्ट। इसके बाद इन कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात करो। तो जैसा कि आपको पता है m इक्वल टू क्या होता है, -E/dI/dt। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका
अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, di/dt इक्वल टू कितना होगा, 10 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस 100πt, और 100πt का पुनः फिर करेंगे तो 100π हमारा कांस्टेंट होगा बाहर, टी का 1 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि आपको पता है अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम मान जो होता है, ठीक, अधिकतम मान यानी कॉस की जो अधिकतम वैल्यूज़ होती है वो कितने की वैल्यूज़ होती है, तो cos 0 जिसकी वैल्यूज़ क्या होती है 1। यानी यहाँ पे हमारा जो cos, ये आपका एंगल बन रहा है 100πt, इसकी वैल्यूज़ किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी, तभी इसका अधिकतम मान होगा। तो इसके प्लेस पे जो है हम लोग क्या रखेंगे, इसके प्लेस पे 1 रख देंगे। ठीक, तो m इक्वल टू हो जाएगा e, तो e की वैल्यूज़ हमारे पास है 5π अपॉन di/dt, तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी कितनी, 10 इंटू 100π, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा, 5 दूना 10। ठीक, तो इसको और लार्ज कर देते हैं, तो ये हो गया। तो m इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ हो गया 1/200। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लें तो भाई अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको पहले, 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.2×10, ये हो गया। फिर इससे डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 0.005 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो m इक्वल टू लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ठीक, हेनरी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है डेरिवेशन, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 का गा, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक, तो एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिएगा, अगर आ जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो ये रहा आज का वीडियो, और इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को समाप्त, मतलब आज का सेट समाप्त हो गया। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।